हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास इससे रिलेटेड है, लेकिन जो बच्चे जो किसी कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं या किसी और क्लास में 6 या 7 में हर जगह अलजेब्रा पढ़ाया जाता है, तो जिन लोगों ने 6 या 7 में जिन लोगों ने कम सही तरह से नहीं स्टडी कर पाया, तो आज वो भी मेरे साथ इसको दोबारा से इसको देख सकते हैं। वरना मैं 6 और 7 में भी उनको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो लोग जिनकी स्टडी सही नहीं हो पाई तो वो लोग भी यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर ईके क्लासेस और मैथमेटिक्स में। दोस्तों परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्षर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों अपने हुनर को तराशें, अपनी खूबियों को पहचानें, अच्छाइयों को पहचानें और आपके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करिए और बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये रिलेटेड है क्लास 8th क्लास के। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो 8th क्लास के बच्चे हैं उन्हीं वही ध्यान दें। जो बच्चे 6 या 7 में जिन्होंने अलजेब्रा पर कम ध्यान दिया है और इनके बेसिक जो थे वो अगर उनके तैयार नहीं हो पाए, तो आज फिर से वो मेरे साथ वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप बने रहिए मेरे साथ में बीके क्लास ऑफ मैथमेटिक्स में। दोस्तों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं बताने वाला हूँ आपको, ये जो टर्म बनी हुई है अलजेब्रा, इसमें आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे एक तरह से अलजेब्रा वर्ड लिखा हुआ है। अलजेब्रिक में एक्सप्रेशन में क्या दे रखा है अलजेब्रा। तो दोस्तों अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द वेरिएबल्स और सिंबल्स। जो क्या किया जाता है, उन्हीं जो सिंबल्स होते हैं उन्हीं को मैनिपुलेट किया जाता है, उसकी जो रूल्स हैं वो सीखे जाते हैं। तो दोस्तों अलजेब्रा जो है वो पहले जिसका जो मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम होती थी, जिनको हम अर्थमेटिक के वे में अगर उन प्रॉब्लम्स को हमें डिफिकल्ट हो जाता था करना, तो उनको हम अलजेब्रा जो उसमें फॉर्म में उसको यानी कि वेरिएबल्स की फॉर्म में अगर हम उसको एज्यूम करके अगर सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो उसकी वैल्यू हम बहुत आसानी से निकाल सकते थे और बहुत इजी वे में निकाला जा सकता था। तो ये मेथड जो अलजेब्रा है लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा था। तो जो लोग कम जिन्हें मैथमेटिक्स की नॉलेज थी, वो लोग भी इस तरीके से चीजों को आसानी से लिख सकते थे और उनकी वैल्यू निकाल सकते थे। इसका जो बेस है वो बेबीलोन और इजिप्ट के लोगों ने स्टार्टिंग में ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लिया है, लेकिन जो बेबीलोन के लोग थे उन्हीं को ज्यादा मेन श्रेय जाता है अलजेब्रा के जो है उसका यूज करने का मैथमेटिक्स के फील्ड में। और जो फादर ऑफ अलजेब्रा बोले जाते हैं वो जो मैथमेटिशियन अरेबियन मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था मूसा अल ख्वारिज़मी, और उनकी बुक है किताब अल-ज़बर। वहीं से ये जो वर्ड है अलजेब्रा ये ड्राइव किया गया। हिंदी में इसको बीजगणित कहते हैं। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल्स और इसमें हम पढ़ेंगे कांस्टेंट के बारे में, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के। कांस्टेंट तो हमने पहले भी पढ़े हैं, अर्थमेटिक में भी हम नंबर्स के बारे में पढ़ते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे अननोन नंबर्स जिस तरह से होते हैं उनकी वैल्यू अलग अलग फाइंड होती रहती है। तो ये इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जो किससे हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसको है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, a combination of variables and constant connected with 4 basic mathematical operation plus minus multiply and divide। यही हमारी ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है वो पहले हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में अभी मैंने बताया क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कनेक्ट विद 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये इसी से कनेक्टेड हो, किससे? जो हमारे 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इससे हमारा ये कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम ये देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, अलग अलग टर्म्स आती हैं। जैसे अगर हमारे पास 6x प्लस 3y, यहां पे हम देखेंगे कि हमारे पास में कितनी टर्म दे रखी है, ये प्लस या माइनस से
कनेक्टेड हैं। तो जो प्लस या माइनस से जब हमारे पास में जो एक्सप्रेशन है उसमें अगर कनेक्शन अलग अलग हो, यहां पर एक टर्म दे रखी हो, इधर हमारे प्लस के बाद जो दे रखी हो वो हमारी दूसरी टर्म हो जाती है और ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। अगर और भी प्लस माइनस से अगर इनको ऐड किया गया हो, सेपरेट किया गया हो एक्सप्रेशन को, तो वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? टर्म कहलाती हैं। और इसमें हम ये देखेंगे जो 6 की वैल्यू हमें पता थी कितनी है, यहां 3 की वैल्यू हमें ये मान लो ये 3 है, तो इनकी वैल्यू कैसी है? 3 रहेगा और 6 रहेगा। लेकिन x और y की वैल्यू हमें पता नहीं होती है वो कितनी आएगी, और अलग अलग वैल्यू पुट करने पे उनके वैल्यू जो है दूसरे वैल्यू एक्सप्रेशन की चेंज होती रहती है। तो इस तरह से अगर हम x की वैल्यू कुछ भी रख दें या y की वैल्यू कुछ रखें तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं, तो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स होते हैं हमारे। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है वो हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल। इसकी नॉट फिक्स, इसकी वैल्यू कैसी होती है? नॉट फिक्स। और कांस्टेंट ये हमारे पास में कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कैसी होती है? फिक्स। ये नॉट फिक्स है और ये हमारी वैल्यू इसकी फिक्स है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, यहां पर हमने देखा था टर्म। टर्म क्या होता है? जो वर्ड है टर्म, टर्म किसको कहते हैं? टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, इसको हम बोलेंगे टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। जैसे अगर हमारे पास में 6xy दे रखा है तो 6 है हमारे पास में और x इंटू वाई ये दे रखा है। इस तरह से हम कह सकते हैं 6 हमारे पास में कांस्टेंट है और वेरिएबल हमारे पास x और y हैं। अब हम देखते थे जब हम फैक्टर्स निकालने आते थे तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में कितनी टर्म है? ये सिंगल टर्म है। तो ये सिंगल टर्म हमारे पास में किस किस फैक्टर की है? x बाई इंटू 6। तो अब हम देखेंगे जो वैल्यू है इसकी टर्म में x y का जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक चीज और आप यहां देख लीजिए, x इंटू वाई अगर कहीं लिखा हुआ है उसकी वैल्यू y इंटू एक्स के बराबर होती है। या अगर इसको हम 6 इंटू वाई इंटू एक्स ये भी लिख सकते हैं और इसको हम ये x इंटू वाई इंटू 6, लेकिन इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फैक्टर्स दे रखे हैं, इनको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो जो वैल्यू होती है हमारी क्या होती है? सेम रहती है, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं टर्म क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अब देखेंगे टर्म भी अलग अलग तरीके की होती हैं। एक हमारे लाइक टर्म होती है जहां पर हमारे फैक्टर्स होते हैं वो सेम होंगे। कौन से वाले फैक्टर्स? वहां पर हम देखेंगे जो अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं उसमें हम देखेंगे अलजेब्रिक फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, न कि हम आप ये जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है इसके बारे में बात करेंगे टर्म में। तो जब हमारे टर्म दो तरह की होती है, एक लाइक टर्म होती है और एक हमारे पास में अनलाइक टर्म होती है। तो लाइक टर्म के बारे में हम देखेंगे। चलिए मैं इसको साफ करता हूं और मैं आपको आगे समझाता हूं। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल होता है अलजेब्रा, और बस आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। अब यहां पर हम जो देख रहे हैं टर्म हमने देख लिया। एक होती है हमारे पास लाइक और लाइक टर्म और एक होती है अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म जब हमारे पास में फैक्टर्स कैसे हो? अलजेब्रिक फैक्टर्स हमारे सेम हो, और यहां पर अलजेब्रिक फैक्टर सेम नहीं होते हैं। यहां पर क्या होता है? अलजेब्रिक फैक्टर्स कैसे होंगे? सेम होंगे। और यहां पर कैसे होंगे? अलजेब्रिक फैक्टर्स नॉट सेम। ठीक है, अलजेब्रिक फैक्टर की बात चल रही है, न कि हमारे न्यूमेरिकल फैक्टर की। ठीक है, अलजेब्रिक फैक्टर के बारे में हम देखेंगे। जैसे अगर हमारे पास में 6xy है और माइनस के 3xy दे रखा है और माइनस के 3x और माइनस का या प्लस का y इस तरह से दे रखा है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारी कौन सी वैल्यू अगर हमारे पास में 2yx ये भी दे रखा है, एक इसको भी देख लीजिए। तो हम ये देखेंगे अगर हमारे यहां पर लाइक फैक्टर्स की बात आती है तो हमारे पास में लाइक फैक्टर में हम क्या देखते हैं? लाइक टर्म में क्या देखते हैं? अलजेब्रिक फैक्टर्स को हम देखते हैं। तो अलजेब्रिक फैक्टर हमारा कहां है? ये है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं x और y। इसके अलजेब्रिक फैक्टर्स कहां हैं? y इंटू एक्स।
तो हम ये देखेंगे, जब हम पहले ये बता चुके हैं एक्स वाई या वाई इंटू एक्स की वैल्यू एक ही होती है, 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, वैल्यू हमारे पास में 6 ही रहेगी। 6 इज इक्वल टू 6। तो हम एक्स वाई लिख दें या वाई एक्स लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये कम्यूटेटिव लॉ है प्रोडक्ट के लिए। तो इसमें अगर हम उसका चेंज, जो उसका क्रम है उसको अगर हम नंबर चेंज कर देते हैं, पहले की जगह लास्ट में, लास्ट की जगह पहले लिख दे रहे हैं, तो इन दोनों में पहले की जगह दूसरा, दूसरी जगह पहला, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है प्रोडक्ट के लिए। तो ये कम्यूटेटिव लॉ है, इसको फॉलो करते हैं। तो अगर एक्स वाई इसमें दे रखे हैं, यहां भी एक्स वाई दे रखे हैं और इसमें कोई एक्स वाई है नहीं है, लेकिन वाई एक्स दे रखे हैं, तो ये हमारे कैसे हो गए? लाइक टर्म, लाइक टर्म, लाइक। ये तीनों ही हमारे लाइक टर्म हो गई। और अब हम देखें अनलाइक टर्म कौन सी है? ये हमारी अनलाइक टर्म है। अनलाइक, अगर बात आती है अनलाइक टर्म की, तो ये हमारे अनलाइक हैं। कैसे हैं? अनलाइक टर्म, ठीक है, इसको हम अनलाइक टर्म कहेंगे। तो इस तरह से हम सीख सकते हैं, जहां हमारा अलजेब्रिक फैक्टर सेम आते हैं वहां पर हमारे लाइक टर्म होती हैं, और जहां पर हमारे अलजेब्रिक फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं वो अनलाइक टर्म होती हैं। अब एक चीज और आप देख लीजिए, अब यहां पर जो हम देख रहे थे, इसको टर्म कर रहे थे, तो इसमें टर्म में क्या दे रखा था? एक हमारा अलजेब्रिक फैक्टर्स दे रखे थे और एक हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा था। तो हम ये देखेंगे जो हमारा अलजेब्रिक फैक्टर है उसको अब हम छोड़ देते हैं, अब हमें देखना न्यूमेरिकल के बारे में। अब एक चीज आती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है? तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल फैक्टर, ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्टर है, वही इसका क्या है? जैसे 6xy है, तो यहां पर जनरली हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू को ही कोफिशिएंट कहेंगे। लेकिन कई जगह अगर हमसे पूछा जाएगा y का कोफिशिएंट क्या है, तो वो 6x है। अगर y के लिए बात कर लेते हैं तो 6x हो गया, और x के लिए बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 6y हो जाएगा, और xy टर्म के लिए बात करते हैं तो वो 6 हो जाएगा। लेकिन जनरली हम किसको यूज करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू को। जनरली किसको देखते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। तो अगर हमसे कोई पूछे इसका एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है, वो है हमारा यहां पर 6। अगर एक्स वाई में इसमें कितना है? एक्स वाई का कोफिशिएंट ये रहा हमारा, ठीक है, तो ये हमारे कोफिशिएंट हो गए, ठीक है, ये कोफिशिएंट भी हमने देख लिया, लाइक और अनलाइक टर्म के बारे में भी देख लिया। अब हम आपको सिखाएं, और फैक्टर्स के बारे में हमने देखा। फैक्टर्स हम इस तरह से देखते हैं, उनको फर्दर फैक्टर न किया जा सके। जैसे अगर एक्स स्क्वायर दे रखा है तो उसकी x इंटू एक्स लिखा जाएगा। अब हम ये देखते हैं x को फिर से नहीं कर सकते हैं, या एक्स स्क्वायर वाई है तो क्या करेंगे हम इसको x इंटू एक्स इंटू वाई, ये इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई। अब इनको फिर से मल्टीप्लाई जो दे रखे हैं इनको फिर से फैक्टर नहीं किया जा सकता है। तो फैक्टर्स हम तब तक निकालते हैं जब तक कि हम उसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं कर दें, नहीं कर फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो, नहीं कर नहीं दे, नहीं हो, फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो, तो उसको क्या कहते हैं हम? फैक्टर्स, ठीक है। ये हमने देख लिया, यहां पे ये हमारे फैक्टर्स आ गए। x है, इसका x और y, इस यहां पर क्या है? x और x है। यहां पर अगर इसका देखेंगे 6 और x दे रखा है। अगर इसमें भी अगर हम प्राइम फैक्टर की बात कर लेंगे, इसके कितने आएंगे? 2 इंटू 3, फिर 2 और 3 को हम नहीं कर पाएंगे फैक्टराइज। तो हम ये इस तरह से ये सीखे, लाइक टर्म देख लिया, अनलाइक टर्म देख लिया, और कोफिशिएंट के बारे में देखे। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? कोफिशिएंट जो अलजेब्रिक है। लाइक टर्म में हम क्या देखते हैं? अलजेब्रिक वैल्यू के बारे में। अब मैं आपको बताने वाला हूं पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है? तो चलिए दोस्तों, पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which has one or more term, algebraic expression which has one or more term is called the polynomial। तो यहां पे हम आपको सिखाने वाले हैं पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होता है ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो? वन और मोर टर्म, वन और मोर टर्म। कम तो वन तो हो ही हो, वन से ज्यादा भी हो सकती है, तो वो हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। जैसे हम देखेंगे 6x, इसमें वन टर्म है, 6x स्क्वायर प्लस 3, यहां पर हमारे डबल टर्म है। और अब हम देखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, यहां पर हमारे पास में कितनी टर्म है? 1 2 3। हम ये पहले ही जान चुके हैं, जो प्लस या माइनस से सेपरेट होता है वो क्या कहलाती हैं? टर्म कहलाती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सेपरेशन अगर हम कर रहे हैं प्लस या माइनस से, तो वो दोनों क्या कहलाएंगी? टर्म कहलाएंगी। यहां पर सेपरेट नहीं हो पा रहा प्लस या माइनस से, तो ये कितनी टर्म है? इसमें 1 टर्म है। यहां पर कितनी है? 1 और 1
2 टर्म है, यहां पर कितनी है 3 टर्म है। तो हम ये देख रहे हैं अलग अलग टर्म के हिसाब से। अब तुम्हारी क्लास में अभी क्या है कि जो टर्म हम टर्म के हिसाब से उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 1 टर्म होती है उसको हम कह देते हैं मोनोमियल। जहां पर हमारे पास में डबल टर्म होती है, ट्वाइस दे रखा है डबल टर्म, फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म ये, उसको कहते हैं बायनोमियल। ये क्या होता है बायनोमियल। और जहां पर ये हमारे पास में 3 टर्म होती हैं उसको कहते हैं हम ट्राइनोमियल। ये हमारे पास में ट्राइनोमियल हो गया। तो जब हमारे पास 1 टर्म है मोनोमियल, डबल हो गई बायनोमियल, 3 टर्म हो गई ट्राइनोमियल हो गया। तो हम इजीली उसको अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी आपकी क्लास में जो दे रखा है वो हमारे पास टर्म के आधार पर ही इसका क्लासिफिकेशन है, लेकिन जब हम और क्लासों में आएंगे, हर क्लास में आएंगे, तो हम वहां देखेंगे पावर के हिसाब से भी इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। जब जितनी पावर होती है उस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात मैंने यहां पे कही है पावर। अब पावर से हमें याद आया डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, हाईएस्ट पावर, इसमें कैसा देखते हैं? हाईएस्ट पावर देखते हैं। हाईएस्ट पावर देखेंगे किसकी? वेरिएबल की। और टर्म अगर हमारे पास जैसे मोनोमियल है तो वहां पर हमारे पास में एक ही यहां पर टर्म है और उसमें सिंगल ये वेरिएबल है तो उसका देखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास में यहां पर y और होता तो दोनों को ऐड कर देते, क्योंकि हम ये जानते हैं मल्टीप्लाई करने पर वेरिएबल की जो पावर होती है वो सेम वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ये याद रखना। जैसे अगर हमारे पास में एक्स स्क्वायर दे रखा है तो सेम है तो उसकी पावर डबल हो जाएगी। एक्स इंटू एक्स अगर कहीं लिख रखा है तो यहां पर पावर हम कहते हैं 1 ये, तो एक्स स्क्वायर हो गया ये हमारा। ऐड करने पर ये पावर कैसी हो जाएंगी? ऐड हो, मल्टीप्लाई करने पर इनकी पावर कैसी हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो 1 + 1 कितनी हो जाएगी इसकी पावर? ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर सेम वेरिएबल हैं तो उनकी डबल हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब बात आती है हमारी, अगर हमारे पास में डिफरेंट वेरिएबल हैं फिर हम क्या करेंगे? हम कैसे पता लगाएंगे उसकी डिग्री के बारे में? तो जो हाईएस्ट पावर हम कैसे निकालेंगे? जैसे अगर हम देखेंगे 6x दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, यहां ये मोनोमियल है तो इसकी पावर कितनी हो गई? 1 है। इसलिए क्या पता लगाएंगे? इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। अब हम देखेंगे 6x दिया है, यहां पर हमारे पास ये भी मोनोमियल है, एक ही टर्म है, कोई प्लस या माइनस से सेपरेट नहीं किया गया है। तो अब क्या करेंगे? इसमें x की पावर भी यहां 1 है, y की पावर भी 1 है, यहां भी 1 थी। अब यहां 1 और 1 कितनी हो गई? तो पावर कितनी हो गई इसकी? 2। 1 और 1 2 वेरिएबल की देख रहे हैं, इसलिए डिग्री कितनी हो गई इसमें? 2 हो गई। लेकिन अब देखिए, अब हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9, तो यहां पर हम देखेंगे कि हम पावर कैसे पता लगाएं, डिग्री कैसे पता लगाएं। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। तो हाईएस्ट पावर हमें कहां से मिलेगी? किस वाली टर्म पे मिलेगी? हमें मिलेगी यहां पे। कितनी पावर मिल जाएगी ये बताओ? हाईएस्ट पावर हमारे पास में कितनी है? यहां पे 2, यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 हाईएस्ट पावर, और इसकी हाईएस्ट कितनी बन रही है? 2 बन रही है, और 1, और यहां पर हमारे पास में पावर हाईएस्ट, आप ऐसा करना, इसको हाईएस्ट ध्यान मत रखो, 1, इसकी पावर कितनी है? 1, यहां पर पावर कितनी है? 0, क्योंकि x कितना है यहां पर? कितना है यहां पर? कोई प्रोडक्ट रख दें, कुछ भी रख सकते हैं, कोई वेरिएबल ले लीजिए आप, उसकी पावर 0 होगी। यहां पे कितनी होगी? 0, क्योंकि 0 अगर हम रखेंगे तो कोई वैल्यू 1 आती है, किसी भी की भी वैल्यू कितनी है? अगर हमारे पास में कोई वेरिएबल दे रखा है, x की पावर 0 है, उसको हम 1 लिख सकते हैं, y की पावर 0 है, वो क्या होता है? उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसकी पावर कितनी हो गई? 0। अब हम ये देखेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल में या एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो कौन सी है? तो हाईएस्ट पावर कहां से मिल रही हमें? ये 2, हाईएस्ट पावर ये मिली हमें। हाईएस्ट पावर कितनी मिली? 2। तो यहां से हमारा डिग्री कितनी हो जाएगी?
डिग्री भी हमारी कितनी हो जाएगी 2। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल। जब आप 2-4 बार उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे अपनी बुक निकाल के, और उसमें अगर एग्जाम्पल हैं उनको आप देखें, या आप जब अपना चैप्टर लेके बैठेंगे तो वहां भी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं और 2-3 एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूं कि आप ये पता लगा लेंगे इजीली कि यहां पर डिग्री इसकी कितनी है। तो देखिए 6x² y, यहां से हमें डिग्री कितनी मिल जाएगी 2 ये और 1 ये, डिग्री इसकी 3 हो गई। बस सिंपल सी बात है, डिग्री कितनी हो गई 3। अब 3xy² प्लस 5x, अब हमारे पास में ये बायनोमियल है, पहले मोनोमियल था, एक ही जगह देखा। अब हमें यहां देखेंगे इसकी पावर कितनी बन के आ रही है, यहां से 2 ये और 1 ये, कितनी हो गई यहाँ पे 3, और यहां पे पावर कितनी बन के आ रही है 1 आ रही है। तो हाईएस्ट पावर कितनी आई दोनों में से, जो हाईएस्ट पावर निकल के आई वो कौन सी है, 3 है या 1 है, वो है 3। ये हमारी हाईएस्ट पावर है 3, इसलिए यही हमारी क्या हो गई डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी आई 3। तो चाहे वेरिएबल हमारे सेम हो या डिफरेंट हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सभी वेरिएबल्स की पावर को ऐड कर लेते हैं। बस हमें ये ऐड करके देखना है उसकी पावर कितनी आ रही है, तो वही हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाती है। बस सिंपल सी बात है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप थोड़ी 1-2 बार उसको देखेंगे तो बस आप पाएंगे कि आपने इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सीख लिया है। तो दोस्तों जो मैं अब इसके बाद में जो बताने वाला हूं, जब हमने ये देख लिया पॉलिनोमियल हो गया, हमारा पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन हो गया, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गई, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखेंगे हम किस तरह से हम एडिशन करते हैं और किस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, और एक चीज़ और आप देख लेना कि जब हम किसी एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं तो आपने जनरल देखा होगा जो पावर हाईएस्ट होती है वहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं रिड्यूसिंग पावर में। जैसे हमारी हाईएस्ट पावर है उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पावर वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से देखेंगे। तो हम ये देखेंगे जो हाईएस्ट, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं हाईएस्ट पावर से हम उसको पता लगाते हैं। जब आप आगे देखोगे कि उसकी पावर कितनी है तो उससे हम देखने से स्टार्टिंग से ही मालूम पड़ जाएगा इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। तो ये कौन सा, इसका नाम क्या है, कौन सा पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे क्यूबिक है। तो जब हायर क्लास में आप जाएंगे तो आप वहां डिग्री के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन सीखेंगे। तो अभी आप ये ध्यान रखिए हम इसको कैसे करते हैं, सबसे हाईएस्ट पावर, फिर उससे लो, फिर इस तरह से हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कह सकते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं, ठीक है। घटते हुए क्रम में उसके पावर के हिसाब से फिर हम उसको लिखते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर अब हम सीखेंगे एडिशन। क्या चीज, एडिशन। एडिशन क्या चीज होती है, एडिशन प्लस करना होता है, सब्ट्रैक्शन माइनस करना होता है। तो अगर हमारे पास में कोई एक्सप्रेशन दे रखा है उसको हमें ऐड करना है, और उससे पहले आप देखेंगे अगर हमारे पास में जब हम ऐड करने जाते हैं तो वहां पर ये देखेंगे ऐड करने का सीधा सा नियम है, जो लायक टर्म होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। यानी जो लायक टर्म, एक जैसी टर्म होंगी वो एक साथ प्लस या माइनस होंगी, और वो एक साथ उनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। यानी लायक टर्म को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो अनलायक टर्म होती हैं उनको एज इट इज छोड़ देते हैं, वो ऐसी की ऐसी ही बनी रहती हैं, वो किसी के साथ ऐड नहीं होती हैं। तो जितनी भी लायक टर्म होंगी एक एक्सप्रेशन में और दूसरे एक्सप्रेशन में, उन सबको हम एक साथ इकट्ठा करके कॉम्बाइन करके उनको एक साथ उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, और जो अनलायक टर्म होती हैं उनको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे, यहां पर हम देखेंगे अगर हमारे पास 6x² प्लस 5x प्लस 3 दे रखा है, एक हमारे पास में एक्सप्रेशन ये दे रखा है, और दूसरा एक्सप्रेशन अगर हमारे पास में दे रखा है 5x² माइनस के 3x प्लस 6, ठीक है, ये एक्सप्रेशन, और इन दोनों को ऐड करना है। अब हम ये देखेंगे इन दोनों में टर्म कौन कौन सी हमारी लायक, अगर हमें दोनों में देखना होगा तो यहां से x², ये सेम फैक्टर्स देखेंगे, ये सेम फैक्टर्स हैं, और तो ये कैसी हो गई लायक टर्म हो गई। 5x के x का साथ है और ये कांस्टेंट है, इसमें x की वैल्यू कितनी है 0 है, x की पावर कितनी है 0 है, वैल्यू नहीं, x की पावर कितनी है 0 है। अब इसको हमें ऐड करना है तो लाइक के साथ में लाइक लिखेंगे, तो 5x² हो गया, और यहां साइन क्या है
3x है और प्लस 6। अब हमें इन्हें क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। तो बस प्लस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह से हम अब तक करते चले आ रहे हैं प्लस, उसी तरह से हमें प्लस करना है। हम क्या करते हैं, जो लाइक टर्म होती है उनको ऐड कर लेते हैं। तो अब देखेंगे 3 ये हैं, 6 ये हैं, ये कितने हो गए, 3 थे, जनरल पहले भी ऐड कर एडिशन हमने करे हैं, ये 6 और 3 9 हो गई। प्लस का साइन है, यहां पे भी प्लस का आ गया। तो अब हम ये देखेंगे, अब हमारे पास में 5x थे प्लस के और 3x किसके हैं, माइनस के, यानी कि ये हमारे पास प्लस का था और अब माइनस का मतलब यहां से हमसे ये चले गए या हमने किसी को दे दिया। 5x में से हमने 3x किसी को दे दिया, माइनस का मतलब हमने किसी को दे दिया, हमारे पास से वो चला गया। अब हमारे पास में बचा कितना, 5x था, 3x चला गया, तो अब हमारे पास कितना x बचेगा, अब हमारे पास जो x बचेगा वो कितना होगा, ओनली 2x प्लस का, क्योंकि प्लस का ज्यादा था, प्लस था हमारे पास अपना 5x था, उसमें से अपना हम 5x में से हमने 3x दे दिया, अब हमारे पास 2x बचा। अब हम ये देखेंगे 6x स्क्वायर ये हैं और 5x स्क्वायर ये हैं, दोनों 6x स्क्वायर थे और प्लस मतलब हमको मिल गया x स्क्वायर कितना, 5। तो हमारे पास 6x स्क्वायर पहले का था, 5x स्क्वायर हमको दे दिया। अब हमारे पास कितने x स्क्वायर हुआ, हमारे पास में x स्क्वायर हुआ 11। तो हम ये देखते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, सेम जो हमारे लाइक टर्म होती हैं उनमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस या माइनस होता है, और हम जो वेरिएबल होते हैं या हमारे पास एल्जेब्रिक वैल्यू होती है उससे हमें कोई कुछ नहीं देखना पड़ता, हमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पर फोकस करना पड़ता है। इसी पर हम ध्यान देंगे जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। सीधा सा नियम है, आप न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ देखिए और आप ऐड करने से पहले एक चीज और देख लें कि हमारे पास लाइक टर्म कौन सी है, क्योंकि लाइक टर्म में लाइक टर्म ही ऐड होती है और जो अनलाइक टर्म है वो आपस में ऐड नहीं होती हैं, उनको अलग अलग लिखा जाता है। तो इस तरह से हम सीख सकते हैं एडिशन के बारे में। अभी इसके बाद में सेम यही तरीका है हमारा सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन, बस आप ये याद रखना कि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब जिस प्रोडक्ट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। अगर हमें माइनस करना होता, सेम यही इसी को जैसे हमने प्लस किया है, अगर इसी को हमें माइनस करना होता, 6x स्क्वायर प्लस के 5x हैं प्लस के 3 हैं। अब हम देखते यहां से हमें 5x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस 6, अगर इसको माइनस करना होता तो हम कैसे सॉल्व करते? हम ये जानते हैं जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम इसको माइनस कर रहे हैं किसी चीज को, तो वो उसको माइनस देना पड़ेगा, इसको माइनस कर दिया, इसको भी माइनस करेंगे तो ये अपने आप में प्लस हो जाएगा, और जब इसको माइनस करेंगे ये पहले से प्लस है तो अब फिर से माइनस हो गया। तो अब हम जब साइन माइनस कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो पहले से क्या होता है, जो साइन दिया हुआ साइन है वो चेंज हो जाता है। तो अब 3 में से अगर हमें 6 यानी 3 रुपीज थे हमारे पास में, 6 हमसे और खर्च हो गए, क्या हुआ, 6 रुपीज हमसे और खर्च हुए। अब हमारे पास में कर्जा कितने का हो गया, 3 रुपीज का कर्जा हो गया, माइनस 3 थे, खर्च हमने कितने कर लिए, 6, 3 रुपीज थे और खर्च कर लिए हमने 6। अब हमारे पास में 3 रुपीज हमारे पास में क्या होगा, कर्जा हो गया, यानी नेगेटिव आ गया हमारे पास में, थे 3 हमने किए खर्च 6। अब कितना बैलेंस बचेगा हमारे पास, कर्जा कितना का हो गया, 3 रुपीज का कर्जा हो गया। ये हमने कहीं से खर्च, जब हम 6 कर रहे हैं तो ये 3 रुपीज हमने कहीं से लिया होगा, तभी तो हमने ये 6 खर्च किया होगा। कहां से हम कर लेते इसको, 6 हमारे पास था ही नहीं, तो वो 3 रुपीज हमारा माइनस हो गया। तो 6 में 3 में से माइनस के 6 करेंगे तो जिसका साइन ज्यादा होता है वो साइन बच जाता है, सिंपल, बिल्कुल। अब देखेंगे 5x थे, अब ये माइनस नहीं है, अब ये किसके हैं, प्लस के हैं, अब ये किसके हैं, प्लस के हैं। तो 5 पे x पहले थे, 3x और मिल गए। अब हमारे पास जो बचने वाला है वो हमारे पास में कितना है, 8x है, वो हमारे पास कितना है, 8x हो गया। अब प्लस का, अब हम ये देखेंगे 6x स्क्वायर हैं और यहां पर अब ये प्लस के थे, अब ये माइनस के हो गए। जब किसी के आगे कोई साइन नहीं होता तो पॉजिटिव होता है वो नंबर, हम सीधा सा नियम है 1 2 3 अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं तो वो सारे नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव हैं।
अब 6x² है माइनस का, यानी 6x² थे 5x² चले गए, तो कितने x² बचे अब हमारे पास में? ओनली 1x²। लेकिन हम ये देखेंगे जो कोफिशिएंट अगर 1 है तो वो कभी लिखा नहीं जाता है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम ये इसको लिखेंगे x²। 1x² नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 से ये x² अगर हम नहीं भी लिखेंगे 1 तब भी ये हमें मालूम है कितने x² हैं, 1x² हैं। लेकिन यहां पर अगर कोई पूछे x² का कोफिशिएंट क्या है, तो वो हमारा कोफिशिएंट कितना है? 1 है। आप ये ध्यान रखना कि यहां पर x² का कोफिशिएंट है कितना? 1 है। ये आप इस तरह से हम पता कर सकते हैं एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को। जहां भी हमारी लाइक टर्म होती हैं वो लाइक टर्म में लाइक टर्म को ऐड करना होता है, लाइक टर्म में से ही लाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है, और जो अनलाइक टर्म होती हैं वो एज इट इज छूट जाती हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक रूल जरूर याद रखना कि सब्ट्रैक्ट करने होने वाला जिसमें से कर रहे होते हैं वो नहीं, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। यानी अगर वो पॉजिटिव है सब्ट्रैक्ट करते टाइम वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर पहले से नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस एज इट इज जैसे हम अब तक प्लस या माइनस करते चले आ रहे हैं, जो अब तक हमने इतनी क्लासों में जो प्लस या माइनस सीखे हैं बस वही रूल हैं इसको प्लस या माइनस करने के, बस उसी तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप जो बेसिक है उनको तैयार करते रहिए। आप अपने बेसिक कंसेप्ट को तैयार नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे आगे वाली अभी तो आप इन क्वेश्चंस को अपने इसी क्लास के हिसाब से आप मार्क्स के हिसाब से आप तैयार कर रहे हैं, तो आप उनको मार्क्स हो सकता है आप थोड़ा सा पोर्शन तैयार करके आप लेके भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, आपको दूर तक भागना है, तो आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आपको अच्छी फील्ड में जब आपकी रेस हो रही होगी और उस टाइम अगर आपके पास में फ्यूल खत्म हो गया होगा या आपके पास में गाड़ी में कहीं गड़बड़ है तो फिर आप तेज नहीं दौड़ पाएंगे। आपके पास जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप पुराने चैप्टर्स को तैयार करेंगे, जो पुराना बेसिक है उसको तैयार करेंगे, या फिर आप आगे का कवर करेंगे। इसलिए मेरी अभी से आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर अपने फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, तो बस आप अपने कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो मैं यहां पर सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप वो अच्छी तरीके से सीखेंगे तो आप जरूर अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन आपके लिए उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। आपके पास में चाहे कोई सी बुक हो, कॉर्डोबा हो, एनसीईआरटी हो, सीबीएसई की कोई और किसी आर डी शर्मा या किसी और राइटर की बुक हो, तो आप उस बुक में से जितने भी एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन है, आप उनको करते रहिए। और मेरे वीडियो पर मेरा फोन नंबर भी रहता है, अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप उस नंबर से मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से आप संपर्क कर सकते हैं और मुझसे जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों बस मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप कंटिन्यूअस आपकी जो बनी है कंटिन्यूटी जरूर रहनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा एक बार जब कछुआ और खरगोश की जब दौड़ हो रही थी तो कछुआ क्या था, कछुआ धीरे चल रहा था, लेकिन उसको मालूम था कि मैं कंटिन्यूअस मैं जीत तभी हासिल कर पाऊंगा जब मैं लगातार दौड़ता रहूंगा, तो मैं तभी आगे बढ़ पाऊंगा। और इसी बात को कछुए ने ध्यान रखा और वो लगातार अपना धीरे धीरे करके ही सही लेकिन आगे बढ़ता गया। लेकिन खरगोश स्टार्टिंग में तो बहुत तेज दौड़ा, उसने कड़ी मेहनत की, तेज दौड़ा, लेकिन थोड़े दिन बाद उसने कंटिन्यूटी थोड़ी दूर बाद उसने छोड़ दी। उसने सोचा कि मैं तो बहुत आगे निकल आया हूं, मैंने बहुत पढ़ लिया, मैंने सब कुछ कर लिया है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं स्टूडेंट के अगर मन में चली जाती हैं तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए आप कछुआ की तरह ही सही, लेकिन आप कंटिन्यूअसली आप अपना जो स्टडी है उसको रखें, लगातार पढ़ें, अपना टाइम टेबल फिक्स कर लें कि मुझे डेली इतने घंटे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, तो अभी आप अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन एक दिन आपने सोच लिया कि मैं आज ही पूरा पढ़ लूं और फिर मैं उसके बाद रेस्ट करूंगा, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपना कंसेप्ट क्लियर करिए, कंटिन्यूटी बनाइए और जो क्वेश्चन या एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको आप लगातार सॉल्व करते रहिए और बस बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियोज में जो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा उसको आप देखते रहिए। और अगर आपको वीडियो मेरा ये पसंद आता है तो बस इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों से इसके बारे में चर्चा करें। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझसे मेरे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपके जो उज्जवल भविष्य उसके लिए मैं कामना करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं बीके सिंह।